हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को वन बाय वन समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देख सकते हैं। इस सीरीज़ में आज यहाँ पर हम आर्टिकल 15 की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आर्टिकल 15 के जो 6 क्लॉजेज हैं उनमें क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा ये जो क्लॉजेज है ना 6, ये पहले यहाँ पे 3 क्लॉजेज हुआ करते थे। 3 क्लॉजेज जो हैं उनको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन से अमेंडमेंट हुए थे और कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है, इन सभी को यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कि आर्टिकल 15 में लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो स्टेट है ये किसी भी नागरिक के साथ में इन 5 ग्राउंड के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। स्टेट क्या होता है ये आर्टिकल 12 में दिया गया है। अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्टेट हम उसको मानते हैं जिनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो लॉ बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं और जो हमारे अधिकारों पर प्रभाव डालता है। तो स्टेट में पार्लियामेंट आता है, स्टेट के लेजिस्लेचर आते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं और इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो स्टेट का हिस्सा माने जाते हैं। तो स्टेट जो है इन 5 ग्राउंड के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये बात करता है आर्टिकल 15। तो यहाँ पे रिलीजन हो जाएगा यानी धर्म के आधार पर, रेस यानी कि एक तरीके से जो काले गोरे होते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है या जो एंसेस्ट्री होती है उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कास्ट हो गया, जेंडर हो जाएगा और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 हमने पढ़ा था, वहाँ पर भी इक्वलिटी की बात की जाती है, लेकिन आर्टिकल 15 जो है ये स्पेसिफिकली जो स्टेट हैं उनको प्रोहिबिट करता है कि आप जो है इसके आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में क्या दिया है और बाकी के जो क्लॉजेज हैं उनमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की बात करेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि स्टेट जो है केवल और केवल इन 5 ग्राउंड के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना ओनली ऑफ, यानी कि किसी एक फैक्टर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ में कोई और फैक्टर अगर ऐड कर दिया जाता है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होता है क्या? तो होता है, अभी उस पर भी हम बात करेंगे। जो हमने आर्टिकल 15 में देखा है वही इसका क्लॉज 1 है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 2 की, और यहाँ पे 2 सब क्लॉजेज हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर दिया गया है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू। आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में 2 और पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी सिटीजन को यहाँ पर 5 ग्राउंड के आधार पर शॉप का एक्सेस करने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल या फिर ऐसे प्लेसेस जो कि पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं उनका एक्सेस करने से यहाँ पे रोका नहीं जा सकेगा। इसके दूसरे सब क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि कुएं का इस्तेमाल करना, टैंक का इस्तेमाल करना या बेदिंग घाट्स जो होते हैं जहाँ पे लोग नहाने वगैरह जाते हैं उसके एक्सेस से भी किसी को रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा जो रोड बनाए जाते हैं या जो पब्लिक रिजॉर्ट होता है जो कि स्टेट के फंड से बनाया गया है या फिर जनरल पब्लिक के यूज़ करने के लिए बनाया गया है, इन सभी का एक्सेस करने से आप किसी भी नागरिक को रोक नहीं सकते। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक्सेस टू शॉप जो है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, इस पे अगर आपको कोई रोक रहा है तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लगेगा? तो आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 यहाँ पर आएगा। पहले के टाइम पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट को वेल्स का यूज़ नहीं करने देते थे, यानी कुएं से पीने के लिए पानी तक नहीं लेने देते थे।
इसके अलावा जो बेदिंग घाट्स है वहाँ पर नहीं जाने देते थे। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन अब ये नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्लॉज 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि अब इसके तीसरे क्लॉज में ये कह दिया गया है कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल जो नियम कानून है वो बना सकती है। मान लीजिए मदर हैं तो उनके न्यूट्रिशन के लिए कोई योजना लाई जा सकती है, तो हम कोर्ट के पास ये कहते हुए नहीं जा सकते कि हमारे साथ जेंडर के आधार पर भेदभाव हुआ है, ऐसा हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पर सोसाइटी का ये जो ग्रुप है वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो लोग भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण देने की बात की गई है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में। अब ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, एक केस हुआ था, उसी के बाद पार्लियामेंट ने इसको ऐड किया था अमेंडमेंट के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया तो इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि स्टेट अगर चाहे तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एससी और एसटी, यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, इन सभी के लिए स्टेट अलग से प्रोविज़न बना सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इनको रिजर्वेशन दिला सकती है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का भी ये मानना था कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, जो काफ़ी पीछे रह गए हैं, उनको कुछ ना कुछ सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि वो बाकी लोगों से कॉम्पीट कर सकें। तो ये आया था अमेंडमेंट के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। यहाँ पर बात की गई है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, यानी कि शैक्षणिक संस्थान में रिजर्वेशन की बात यहाँ पर भी हुई है। लेकिन इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पर स्टेट एडेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात की गई है, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने फंडिंग दी है या उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है इसको 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा ऐड किया गया था और इसमें बोला गया कि एससी हो चाहे एसटी हों या फिर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि ओबीसीज वगैरह हैं, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन देना होगा, चाहे वो स्टेट एडेड हो या फिर अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की वजह से इन दोनों जो क्लॉजेज हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 की। तो आपने देखा होगा EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं, इनको इनकम क्राइटेरिया के आधार पर 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसके लिए भी एक केस हुआ था, लेकिन बाद में उस केस का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकला और ये जो EWS को रिजर्वेशन है ये सपोर्ट किया गया। यहाँ पर दिया गया है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS को रिजर्वेशन देने की बात यहाँ पर की गई है और इसको जोड़ा गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। यहाँ पर ये प्रोविज़न दिया गया है कि स्टेट जो है वो 10% का रिजर्वेशन EWS को दे सकती है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में वो लोग आते हैं जो कि SC ST या नॉन क्रीमी लेयर जो OBC का रिजर्वेशन है उसमें नहीं आते हैं। तो आपको बस सिंपल याद रखना है कि इसमें किसको रिजर्वेशन दिया गया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट केसेस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जितने भी क्लॉजेज हैं ना उनको हम एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो 15 का क्लॉज 1 है, यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट इन 5 ग्राउंड पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगी,
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका जो दूसरा क्लॉज है ये कहता है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, यानी कि शॉप है, पब्लिक फैसिलिटी है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरटेनमेंट की कोई जगह है, तो वहाँ पर किसी को एक्सेस करने से नहीं रोका जाएगा। इसका जो थर्ड क्लॉज है ये कहता है कि बाकी के क्लॉजेस में कुछ भी लिखा हो, लेकिन स्टेट जो हैं ये वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल नियम कानून बना सकते हैं। इसका फोर्थ क्लॉज कहता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अगर हमें बैकवर्ड क्लासेस, एससी या फिर एसटी को आगे बढ़ाना है तो उनके एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन दे देना चाहिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कहता है कि रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट को, लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी दिया जाना चाहिए, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका जो 6th नंबर का क्लॉज है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके अलावा इसका जो क्लॉज 2 है ना, इसको सपोर्ट करने के लिए अलग से लॉ लाने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कल को किसी सिनेमा वाले ने बोला कि हम केवल पर्टिकुलर कास्ट को ही इस सिनेमा में टिकट देंगे, एंट्री देंगे, तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। बाद में इसके लिए कोई नियम आएगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर अगर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 को इम्प्लीमेंट कराना है तो अलग से लॉज भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में हम ये इम्पॉर्टेंट केसेस देखते हैं और इसमें हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हुई थी। तो 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन केस हुआ था। तो यहाँ पर एससी ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कास्ट बेस्ड का रिजर्वेशन मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा मना कर दिया था कि कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन पार्लियामेंट ने बाद में पहला अमेंडमेंट एक्ट ला करके आर्टिकल 15 क्लॉज 4 यहाँ पर ऐड कर दिया, जिससे कि एससी, एसटी और जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है। इसके बाद 2008 में अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ और यहाँ पर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को यहाँ पर अपहेल्ड किया गया, सपोर्ट किया गया और बोला गया कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कि सेंट्रल सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन देना पड़ेगा, चाहे वो आईआईटीज़ हो, आईआईएम्स हो या फिर एम्स हो। तो यहाँ पे क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? तो क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि ओबीसी में ही वो लोग जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी है, तो उनको क्रीमी लेयर बोला गया। नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनके पेरेंट्स की पूरे साल की इनकम 8 लाख यानी 8 लाख से भी कम है पूरे साल की इनकम, तो उन्हीं को ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन मिलता है। क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, इनको जनरल कैटेगरी की तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसके बाद 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ट्रांसजेंडर हैं उनको थर्ड जेंडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है और कहा जाता है कि जेंडर के बेस पर अगर कोई वॉयलेशन यहाँ पे कर रहा है, यानी कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो आर्टिकल 15 का वॉयलेशन होगा। तो आपसे पूछा जाए कि थर्ड जेंडर को कहाँ से यहाँ पर लाया गया, तो ये नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से आया था। इसके बाद 2022 में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है, जहाँ पर चैलेंज किया जाता है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को, जिसमें ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देती है और वो कहते हैं कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस को इनकम के आधार पर, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जो कि सीधा आर्टिकल 15 से रिलेटेड हैं और यहाँ पर हमने बहुत ही कम टाइम में इस आर्टिकल को पूरी तरीके से समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही छोटे छोटे नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।